हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जितने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को एवं चलने वाली इस सीरीज को अगर आप पूरा देख लेते हैं, तो मेरे दोस्त आपका हिंदी में 100 में से दोस्तों 95 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप इस सीरीज को जितने सभी पार्ट बनेंगे दोस्तों, सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त सबसे फर्स्ट जो है वो है 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या क्या है, मैं जो आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को करा चुका हूँ, ठीक है ना, और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप उसको, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको उस 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर करा दूंगा, उनको मैं पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे दोस्त उसका मैं जो है एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और मैं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा अगला आ जाता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हमें हमें उन्हें टैकल करना है, ये मैं आपको चलिए करा दे रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको गद्य पहचानना है, किस प्रकार से उसका संदर्भ लिखना है, सभी कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक संदर्भ है गद्य का, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गद्यांश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका इसमें 10 में से 10 नंबर दोस्तों आपको मैं दिला कर रहूँगा, ठीक है ना। एक नंबर भी आपका यहाँ से नहीं कटेगा, जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, तो एक बार हम पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के तरह है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे इसी में से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। इन पाँचों का अगर आप उत्तर सही सही दे देते हैं तो आपको 5 दूना 10 नंबर आपको दोस्तों मिल जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर समस्या आती है बच्चों को कि अब हम कैसे पहचानें कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो मेरे दोस्त मैं जो आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्द बताने वाला हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा, आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो है पैराग्राफ किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक का नाम भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, यानी जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको यहीं से ढूंढ के लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके पाठ के नाम कौन सा है और लेखक का नाम क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर तीसरा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नोत्तर तीसरे में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये रहा प्रश्नोत्तर तीसरा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है कि जन का प्रवाह, डैश डैश कर देना है, बिंदी रख देना है और लास्ट में प्रवाह की तरह है। यहाँ से देखिए आगे का 2-3 शब्द और लास्ट का 2-3 शब्द आपको लिखे
लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने कौन सा किया है। क्योंकि दोस्तों इसमें 2 होता है, आपको एक ही करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों एक दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक दिया हुआ है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में गद्य में से 2 होगा, लेकिन करना आपको केवल एक ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि उपयुक्त, पहले क्वेश्चन का उत्तर, उपयुक्त गद्यांश के एक पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है ना। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। और पाठ का नाम क्या है? इस प्रकार से आपको लिख देना है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। अब दोस्तों, और इसको आप कैसे याद रखेंगे कि पाठ का नाम कौन सा है, तो जल्द ही दोस्तों वीडियोस पर आ जाएगा, ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर आप दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जिन जिन शब्दों के नीचे, जिन जिन लाइनों के नीचे रेखा खींची हुई है, उसका आपको व्याख्या करना है। अब दोस्तों, व्याख्या में करना कुछ नहीं होता है, ये गद्य है तो गद्य तो सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसमें करना क्या दोस्तों, यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है ना, उसको आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, बस वही आपका हो जाता है व्याख्या। अब जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, रेखा जिनके नीचे खींची, आपको वही करना है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, उसका पूरे को कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर में दोस्तों है, जितना पूछा आपको उतना ही करना है। तो यहाँ पर किसके नीचे रेखा खींची है, जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस प्रकार से, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना, क्योंकि जिसके अंदर रेखा खींचा जिसके नीचे, उन्हीं को हमें केवल व्याख्या करना है। लिखेंगे कि लेखक कहता है कि, अब लेखक क्या कहता है, यहाँ पर आइए, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे लेखक कहता है कि जब तक सूर्य की किरणें। अब दोस्तों, जो लिखा है वही आपको करना है, बस आपको अपने हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देना है। तो लेखक कहता है कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर रहेंगी, जब तक सूर्य की किरणें प्रातःकाल सुबह सूर्य की किरणें आती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि जब तक इस धरती पे, जब तक पृथ्वी पे सूर्य की किरणें रहेंगी, तब तक ये जो मानव हैं ये रहेंगे। जन का मतलब क्या होता है, लोग, और लोगों का ये जीवन रहेगा। और जब तक सूर्य की किरणें हैं, तब तक मानव के जन का जीवन भी क्या है, अमर है, ठीक है। यानी अगर सूर्य है तो मानव भी रहेंगे, सूर्य नहीं रहेगा तो मानव भी नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको व्याख्या में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि केवल 2 नंबर का आएगा, तो ये तो आपका दोस्तों बिल्कुल मिल जाएगा, सभी इसको कर लेते हैं। बस समस्या आती है यहाँ पाठ के नाम में और लेखक के नाम में, वो तो मैं आपको करा दूंगा। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि जन का संततवाही जीवन किस प्रकार होता है। और अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे मिला हुआ है। क्या लिखा है कि जन का संततवाही जीवन किस तरह होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। बस 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। यहाँ पर किस तरह होता है, तो नदी के प्रवाह की तरह होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो यहाँ पे आप इसको ढूंढ लीजिए, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यहाँ पर क्या पूछा था, किसके साथ, तो यहाँ पर किसके साथ, भूमि के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसान है ये, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2 2 4 6 और 8 नंबर लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है। बस 2 नंबर अभी आपका दिक्कत है दोस्तों, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जन का प्रवाह कैसा होता है। यहाँ पर दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे जिस प्रकार से मैंने बताया है। इस क्वेश्चन इन 2 नंबर में आपको दिक्कत है, तो वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप इसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला है वो है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, वो भी इसी प्रकार से होते हैं।
लेकिन उसको मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, उसको मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों अभी हमने क्या देखा है, गद्य पर आधारित प्रश्न। अब हम क्या जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय है उसको पढ़ लेते हैं। फिर दूसरे वीडियो में हम क्या पढ़ लेंगे, पद्य पर आधारित प्रश्न और पद्य का साहित्यिक परिचय। फिर तीसरे वीडियो में हम कहानी और खंडकाव्य को पढ़ लेंगे। किसी एक वीडियो में हम संस्कृत को पढ़ लेंगे और किसी एक वीडियो में हम 1 2 3 4 5 टॉपिक को पढ़ लेंगे। और दोस्तों एक वीडियो में इसको और एक वीडियो में इनको हम पढ़ लेंगे। यानी टोटल दोस्तों 5 और 6 वीडियो में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सब जान लेते हैं कि गद्य में कौन से साहित्यिक परिचय हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर साहित्यिक परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 साहित्यिक परिचय बताने वाला हूँ, आपको इन्हीं दोनों को दोस्तों पढ़ के जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको हेडिंग नहीं लगाना है जीवन परिचय का और साहित्यिक परिचय का। ठीक है, हेडिंग यहाँ पर आपको लगाना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं जीवन परिचय। दोस्तों आप 12th में हैं और 12th में आप सभी को पता होगा, अगर आप मॉडल पेपर को देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि साहित्यिक परिचय। तो आपसे साहित्यिक परिचय पूछा है तो इसीलिए आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। मैं आपको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से इसको करा दूंगा। जो ट्रिक वो रचनाएं होती हैं, रचनाएं में बच्चों को दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। यानी कि हमारे जो प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। ठीक। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और इनका पूरा नाम ए से अब्दुल, ए से क्या हो जाएगा अबुल, पी से बाकिर, जे से जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम था। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम अबुल बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम जो है आईएएस के इंटरव्यू, ठीक आप सुने होंगे यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें आईएएस जो होता है उसमें इंटरव्यू होता है। तो आईएएस के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि एपीजे अब्दुल कलाम में एपीजे का पूरा नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो वहाँ पे इंटरव्यू जो ले रहे थे जिससे पूछा गया था वो बच्चा उसको नहीं बता पाया था, लेकिन आप दोस्तों इसको तैयार कर लीजिए। दोस्तों अब आपको यहाँ पर हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। ठीक है दोस्तों, आपको इतना आपको याद रखना है कि आपको जीवन परिचय का हेडिंग यहाँ पर नहीं लिखना है, आगे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ शुरू करेंगे। कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। यानी कि हमारे जो कलाम साहब हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को, जो यूथ पीढ़ी आ रही है, इनको आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। यानी कि 1962 में क्या हुआ, एक होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसमें जब ये काम करने के लिए वहाँ पर गए तो इन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है ना, जो एक लॉन्च हुआ था दोस्तों SLV-3, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। इन्हीं कारणों से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इतना मेरे दोस्त आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको उनके जीवन परिचय के बारे में इतना आपको लिखना, लेकिन हेडिंग आपको नहीं लगाना है। और इतना मेरे दोस्त आपको इनके साहित्यिक परिचय में लिख देना है। अब दोस्तों चलिए आगे
बात कर लेते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या लिखना होता है। अब दोस्तों आगे हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ, यानी इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इसमें लिखेंगे ब्लैक पेन से इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं और वो क्या है, निम्नलिखित हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रिक आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, ईट साग में विटामिन। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, ईट साग में विटामिन। तो ई से हो जाएगा इंडिया 2020, टा से हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, सा से हो जाएगा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो क्या थे, वैज्ञानिक थे, तो साइंटिस्ट हो गए और ये राष्ट्रपति भी बने, तो इसलिए साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि वैज्ञानिक से कैसे क्या बने, ये राष्ट्रपति बन गए। इसके बारे में इन्होंने एक अपना बुक लिखा हुआ है। और दोस्तों गा से हो जाएगा गाइडिंग सोल्स, में से हो जाएगा मेरे सपनों का भारत, और दोस्तों बी से हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, और टा से हो जाएगा टारगेट 3 मिलियन, और माँ से आपका हो जाएगा दोस्तों माई जर्नी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचनाओं को आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपको एग्जाम में ये ट्रिक नहीं लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, ई से हो जाएगा ई इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, गाइडिंग सोल्स, मेरे सपनों का भारत, विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, और माई जर्नी, मेरी यात्रा। ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचनाएं हैं। इसको आप याद रखिएगा, 2 नंबर तो आपको यही इनकी रचनाएं ही दिलाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे लिखेंगे भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो कलाम जी की शैलियों और विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है, यानी इन्होंने इनकी जो शैलियाँ हैं, इनके जो विचार हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने नए नए मुहावरों का भी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, अपनी भाषा शैली में। इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं इसमें इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे लिखेंगे हिंदी साहित्य में योगदान, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में क्या योगदान था। तो आगे लिखेंगे इसमें कि कलाम जी विचारों के धनी थे। ठीक है, इनके अंदर विचार बहुत उठते थे, तो विचारों के धनी थे। देश के विकास एवं युवा पीढ़ी की जागरूकता की हमेशा चिंता करते थे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि देश को विकसित कराने में, देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो देश के विकास की हमेशा ये चिंता करते थे, और जो युवा पीढ़ी है, जो नई नई युवा पीढ़ी आ रही है, उसको कैसे जागरूक किया जाए, ठीक है ना, उसके बारे में हमेशा उसको लेकर चिंतित रहते थे। सन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इनका जो निधन है कब हुआ, 2015 में। तो दोस्तों ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय, जिसको मैंने आपको बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से आपको बताया है, और उनकी रचनाओं को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है ये इनकी साहित्यिक परिचय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था फर्स्ट साहित्यिक परिचय। अब हम दोस्तों चलिए जान लेते हैं हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है उसके बारे में। और दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे दोस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में जो पिन होगा, वहाँ से दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, और जो नए नए अपडेट आएंगे दोस्तों वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। मॉडल पेपर भी आपको दोस्तों वहाँ पर मैं आप दोस्तों देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर दोस्तों ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। और लिंक आपको मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं हमारा जो अगला वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय है इस पर। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी अच्छे से तैयार करके जाना है, और मैं आपको इसको भी बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है, तो इसमें भी ऐसे करना है। यहाँ पर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था।
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बस केवल इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हम हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय का। दोस्तों अब हेडिंग लगाना है आपको साहित्यिक परिचय। इसमें लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो अग्रवाल जी हैं वो हिंदी साहित्य में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक निबंध करने के लिए, एक निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया है। जायसी के पद्मावत की सजीवनी व्याख्या, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक रचना है, कौन सी? पद्मावती, उसकी इन्होंने संजीवनी व्याख्या की है। बाणभट्ट की एक रचना है हर्थचरित, उसका इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित महसूस कराया है या फिर गौरवान्वित किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे अग्रवाल जी हैं वो हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसकी इन्होंने सजीवनी व्याख्या की है। बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, उसका इन्होंने संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी को क्या बनाया है? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराया है। अब दोस्तों आगे लिखेंगे कि अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि जो अग्रवाल जी हैं ये क्या हैं? दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय था, उसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद, यानी इन्होंने जो बैचलर डिग्री कहाँ से की है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करी है। और एमए एंड पीएचडी की उपाधि प्राप्त की एवं डीएलएड की उपाधि इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय में। अब दोस्तों हम अगला हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, कौन सा दोस्तों? उनकी रचनाओं के बारे में कैसे लिखना है तो मैं आपको चलिए बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ। इसमें सबसे पहले निबंध संग्रह। ठीक है ना, कौन से दोस्तों? इनकी रचनाएं लिखेंगे हम कौन से विधा का? निबंध विधा का। तो पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, वागधारा, कल्प वृक्ष और माता भूमि। दोस्तों इसमें से आप 3 या 4 रचनाओं को याद कर लीजिएगा निबंध का। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पुत्र आप लिख दीजिएगा, कल्पलता, भारत की एकता और वागधारा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं होंगी। संपादन में वहाँ पर भी मैंने आपको भी बताया था, तो जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसकी सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको साहित्यिक परिचय से याद हो जाएगा और वहाँ यहाँ पर भी आप इसको लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है भाषा शैली। ठीक है दोस्तों, क्या है? भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो इनकी भाषा शैली, इनकी जो भाषा है वो शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। ठीक है, ये खड़ी बोली बोलते थे। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो देशज शब्द आप सुने होंगे, देशज और विदेशी, तो यहाँ पर इन्होंने किसका प्रयोग किया है? देशज शब्द का प्रयोग किया है और ये खड़ी बोली बोलते थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट हेडिंग आपको लगाना है हिंदी साहित्य में स्थान। अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, ये यहाँ पर आपको लिख देना है। तो दोस्तों एक लाइन जो आपको साहित्यिक परिचय से उठा लेना है, अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, पुरातत्व व अनुसंधान में इनका एक श्रेष्ठ स्थान है। अपनी विवेचना पद्धति के कारण वे सदैव हमेशा हम उनको क्या करेंगे? याद करेंगे या फिर वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनकी मृत्यु 1667 ईस्वी में हो गई थी। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1967 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था 1904 में। ठीक, कहाँ पर? यूपी के मेरठ में। मृत्यु कब हो गई? 1967 में। तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं वासुदेव शरण अग्रवाल इन दोनों की साहित्यिक परिचय को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने आपको एक और दो टॉपिक बता दिया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम दोस्तों पद्यांश पर आधारित प्रश्न और यहाँ पर पद्य में साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि
जितने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ, आपको दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको देख के हिंदी में आप दोस्तों 95 नंबर लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके पीडीएफ और बाकी सभी अपडेट वहाँ पर देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।